हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसका टाइटल है द बॉय हु ब्रोक द बैंक। इस स्टोरी को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो हमारी स्टोरी है ये एक फिक्शनल टाउन में सेट है, मतलब कि काल्पनिक शहर में सेट है जिसका नाम है पीपल नगर। तो पीपल नगर में एक बैंक है। उस बैंक में एक आदमी है जो कि वहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाने का काम करता है। उसका नाम है नाथू। अब नाथू जिस बैंक में काम करता है उसके ओनर का नाम है सेठ गोविंद राम। अब स्टोरी में होता क्या है कि जो नाथू है वो अपना काम तो एकदम अच्छे से करता है, लेकिन उसके बदले में उसे सैलरी अच्छी नहीं मिलती और उसकी जो सैलरी है वो भी टाइम पर नहीं मिलती, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान था अपने जॉब से और बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था। तो एक दिन क्या होता है, जो नाथू है वो बैंक के बाहर झाड़ू लगा रहा था। वो बहुत परेशान था अपने जॉब को लेके और सैलरी को लेके, और वही सब वो सोच रहा था और सारा फ्रस्ट्रेशन वो उस झाड़ू लगाने पे उतार रहा था, जिसके कारण बहुत सारी धूल उड़ रही थी। तभी वहाँ से एक वॉशरमैन का बेटा गुजरता है जिसका नाम था सीताराम। सीताराम के सर पे बहुत सारे धुले हुए कपड़ों का बंडल था और वो उन सारे कपड़ों को उनके ओनर के पास पहुँचाने जा रहा था। सीताराम नाथू को देखता है और वो उससे कहता है कि इतने धूल क्यों उड़ा रहे हो, इतने धूल मत उड़ाओ। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम अपने सैलरी से परेशान हो, क्या वो लोग तुम्हारी सैलरी अभी तक नहीं बढ़ाए हैं। तो इस पर नाथू कहता है कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, मुझे अभी तक मेरी रेगुलर सैलरी भी नहीं मिली है। ये महीने की 20वीं तारीख हो गई है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। कौन विश्वास करेगा कि इतना बड़ा बैंक अभी तक एक गरीब स्वीपर का सैलरी नहीं दिया है। लेकिन अब मैं और इंतज़ार नहीं करूँगा, जितनी जल्दी मुझे सैलरी मिलेगी मैं ये जॉब छोड़ दूँगा और अपने लिए एक दूसरी नौकरी ढूंढूंगा। तो ये सुन के सीताराम कहता है कि ठीक है, अगर मुझे तुम्हारे लायक कोई जॉब मिलेगी तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। और सीताराम वहाँ से वो कपड़ों का बंडल लेके चला जाता है। अब सीताराम एक एक करके लोगों के घर जाता है और उनके कपड़े उन्हें दे देता है। तो ऐसे ही वो एक लेडी के यहाँ जाता है जिसका नाम था मिसेस श्रीवास्तव। तो मिसेस श्रीवास्तव को एक झाड़ू पोछा करने के लिए आदमी की ज़रूरत थी। तो जब सीताराम को ये बात पता चलती है तो वो मिसेस श्रीवास्तवा से कहते हैं कि मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो कि झाड़ू पोछा करने के लिए जॉब ढूंढ रहा है, वो अगले महीने से आपके यहाँ ज्वाइन कर लेगा। अभी वो बैंक में स्वीपर का जॉब करता है, लेकिन उसे बैंक से अभी तक उसकी पेमेंट नहीं मिली है, जिसके कारण वो बहुत परेशान है और अपनी जॉब छोड़ना चाहता है। तो मिसेस श्रीवास्तव कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, तुम उसे कल मेरे यहाँ भेज देना। सीताराम बहुत खुश होता है कि चलो अच्छा हुआ, मैंने अपनी दोस्त की भी मदद कर दी और अपनी कस्टमर की भी मदद कर दी। वो वहाँ से अपना बंडल उठाता है और वहाँ से चला जाता है। अब मिसेस श्रीवास्तव को शॉपिंग करने जाना था। वो अपनी आया से कहती है कि तुम बेबी का ख्याल रखना, और अपने कुक से कहती है कि तुम दोपहर का खाना टाइम पे बना के रखना। और वो पीपल नगर के मार्केट में चली जाती है। मिसेस श्रीवास्तव मार्केट में जाती है और थोड़ा बहुत शॉपिंग वगैरह करती है। उसके बाद उस पीपल नगर के मार्केट में एक बड़ा सा इमली का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे मिसेस श्रीवास्तव अपनी एक फ्रेंड को देखती है जिसका नाम था मिसेस भूषण। मिसेस भूषण उस पेड़ के नीचे खड़े होकर अपने आप को एक हैंकी से पंखा कर रही होती है। मिसेस श्रीवास्तव उनके पास जाती है और ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। ये दोनों आपस में गर्मी के बारे में डिस्कस करते हैं कि आज तो पीपल नगर में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी है वगैरह वगैरह। उसके बाद मिसेस भूषण जो है वो एक कपड़े का सैंपल दिखाती है मिसेस श्रीवास्तव को, और ये दोनों आपस में उस कपड़े के बारे में डिस्कस करने लगते हैं अगले 5 मिनट तक। उस कपड़े के कलर का शेड, फिर डिज़ाइन वगैरह वगैरह। फिर इस टॉपिक से बोर होकर मिसेस श्रीवास्तव जो है वो मिसेस भूषण को बताती हैं कि आपको पता है सेठ गोविंद राम का जो बैंक है वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी तक नहीं देता। आज ही सुबह मैंने वहाँ के एक स्वीपर का कंप्लेन सुना कि उससे अभी तक उसकी सैलरी भी नहीं मिली है। तो मिसेस भूषण कहती है कि ये तो बहुत शॉकिंग बात हुई। अगर वो लोग एक छोटे से स्वीपर का सैलरी नहीं दे रहे हैं तब तो उस बैंक में किसी को भी सैलरी नहीं मिलती होगी। उस बैंक की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बैंक बहुत ही जल्द डूबने वाला होगा। तो इतना सा बात करके मिसेस भूषण जो है वो वहाँ से चली जाती है और अपने हस्बैंड को ढूंढने लगती है उस मार्केट में। उसके हस्बैंड जो थे वो एक फ़ोटोग्राफिक शॉप पे बैठे हुए थे जिसका नाम था कमाल किशोर फोटोग्राफिक शॉप, और वहाँ पे बैठे हुए थे और उस शॉप के ओनर से बात वगैरह कर रहे थे। तो मिसेस भूषण मिस्टर भूषण को देखती है और कहती है कि आप यहाँ पे हैं, मैं आपको कब से ढूंढ रही थी, आप कहाँ चले गए थे। तो मिस्टर भूषण कहते हैं कि तुम एक शॉप पे टिकी रहोगी तब तो, तुम इस शॉप से उस शॉप में यहाँ वहाँ घूमते रहती हो, शॉपिंग करते रहती हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे आके बैठ गया। तो मिसेस भूषण कहती है कि अब आप शुरू मत हो जाओ, एक तो ऐसी इतनी ज़्यादा गर्मी है, पता नहीं पीपल नगर को खो क्या गया है, बैंक तक दिवालिया होने वाला है। तो ये सुन के उस शॉप का जो ओनर था कमाल किशोर, वो एकदम से खड़ा हो जाता है और कहते हैं कि क्या, कौन सा बैंक। तो मिसेस भूषण बोलती है कि कौन सा बैंक, क्या पीपल नगर का बैंक। मुझे ये सुनने में आया कि वो लोग अपने एम्प्लॉयज़ को पे तक नहीं कर रहे हैं। फिर वो मिस्टर भूषण से कहती है कि अब आप ये मत बोलना कि आपका भी अकाउंट उसी बैंक में है।
तो मिस्टर भूषण कहते हैं कि नहीं, मेरा अकाउंट तो उस बैंक में नहीं है, लेकिन हमारे पड़ोसी दीपचंद का अकाउंट है उसमें। तो वो तुरंत ही दीपचंद को फ़ोन लगाते हैं। मिस्टर भूषण उसे कॉल करके कहते हैं कि दीपचंद, क्या तुम्हें पता चला कि जो पीपल नगर का बैंक है वो दिवालिया होने वाला है? तुम्हारे लिए यही बेटर रहेगा कि तुम जल्द से जल्द वहाँ से अपने सारे पैसे निकाल लो। दीपचंद उस समय अपने कस्टमर के बाल काट रहा होता है। एक बूढ़ा कोई जेंटलमैन था, उसके बाल काट रहा होता है। वो इतना घबरा जाता है उसकी बातें सुन के कि वो उसके गलती से अपने कस्टमर के कान काट देता है। वो बूढ़ा जेंटलमैन पूरा ज़ोर से चिल्लाता है। उसके चिल्लाने का 2 कारण था। एक तो उसका जो कान कट गया था उसके कारण जो पेन हो रहा था उसकी वजह से, और दूसरा वो जो बैंक दिवालिया होने का खबर सुना था उसकी वजह से। वो जेंटलमैन जैसे ही उसका बाल आधा कटा हुआ था वैसे ही छोड़ के तुरंत ही दौड़ने लगता है एक जनरल स्टोर की तरफ, जहाँ वो जाता है और वहाँ से जल्दी वो टेलीफोन की तरफ टेलीफोन उठाता है और वो सेठ गोविंदराम को कॉल करता है। अब वो जेंटलमैन सेठ गोविंदराम को कॉल करता है तो वहाँ से उसे पता चलता है कि सेठ गोविंदराम घर पे नहीं है। अब वो घर पे नहीं है तो कहाँ है? तो उस जेंटलमैन को पता चलता है कि वो हॉलीडे मनाने के लिए कश्मीर गया हुआ है। अब उस बूढ़े जेंटलमैन को एकदम विश्वास नहीं होता है। वो दौड़ा दौड़ा दीपचंद के शॉप में वापस आता है और उससे कहता है कि सेठ गोविंदचंद भाग गया, वो ये शहर छोड़ के चला जा चुका है, जिसका मतलब ये पक्का है कि ये जो बैंक है ये दिवालिया होने ही वाला है। वो बूढ़ा आदमी दीपचंद की दुकान से निकलता है और अपना चेकबुक लेके भागा भागा उस बैंक की तरफ जाता है। अब बैंक दिवालिया होने की खबर पूरे पीपल नगर में एक आग की तरह फैल जाती है। एक शॉप से दूसरे शॉप में, एक आदमी से दूसरे आदमी में, पूरे पीपल नगर में ये खबर फैल जाती है। एक बेगर तक को, एक भिखारी तक को ये खबर पता चल जा चुकी होती है। अब एक बूढ़ा भिखारी है जिसका नाम है गणपत। गणपत का पैर सालों से टेढ़ा है और वो ज़मीन पे बैठ बैठ कर चलता है, मतलब रेंग रेंग के चलता है, और पूरे दिन भीख मांगता है। और शाम में कोई उसका आदमी आता है एक ठेला लेके और उस पर उसे बैठा के लेके चला जाता है घर। लेकिन जब गणपत को बैंक के दिवालिया होने की खबर मिलती है तो वो एकदम तेज़ी से उठता है और एकदम दौड़ने लगता है। सब लोग उसे दौड़ता देख एकदम हैरान हो जाते हैं और सब लोग समझ जाते हैं कि इसके पास पैसे तो हैं, इसने भीख मांग मांग के बहुत सारे पैसे जमा कर लिए हैं और उसे बैंक में ये रखता है। और इतने दिनों से गणपत उन लोगों से झूठ बोल के पैसा लेता था कि वो चल नहीं सकता है। पूरे पीपल नगर में सब लोग बस बैंक के दिवालिया होने की खबर ही डिस्कस कर रहे होते हैं। कोई अपने आप को खुशकिस्मत बोल रहा होता है क्योंकि उसने कभी अपने पैसे उस बैंक में जमा ही नहीं किए, तो कोई बोल रहा होता है कि हाँ मैंने टाइम पे सारे पैसे निकाल लिए, और कोई अपने आप को दुखी मान रहा था कि मेरे पैसे तो अभी भी उस बैंक में हैं, क्या होगा ये वो। एक आदमी बोलता कि सेठ गोविंदराम ये शहर छोड़ के जा चुका है, दूसरा बोलता कि वो पूरा देश छोड़ के ही जा चुका है, तीसरा बोलता कि वो शायद इस पीपल नगर में ही अभी भी छुपा हुआ है, तो चौथा बोलता कि उसने अपने आप को उस इमली के पेड़ पे फांसी पर लटका लिया है और जो स्वीपर था उस बैंक का वो उसने उसे देखा था। दोपहर तक उस बैंक में जितना भी रियल कैश था सब खत्म हो जाता है। जो उस बैंक का मैनेजर था वो बहुत परेशान हो जाता है। वो दूसरे बैंक से इमरजेंसी में पैसे तो ले सकता है लेकिन उसके लिए भी उसे बाहर जाना होगा, और बाहर बहुत सारी लोगों की भीड़ लगी हुई थी। अब वो बैंक वाले सेठ गोविंदराम से भी किसी भी तरह कांटेक्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि वो कश्मीर में एक हाउस बोट पे था। अब बैंक के बाहर लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। जिसका अकाउंट नहीं भी था उस बैंक में वो भी आके वहाँ पे चिल्ला रहा था और प्रोटेस्ट कर रहा था। बैंक का मैनेजर उस बैंक के दरवाजे पे आ जाता है और सब लोगों को समझाने लगता है। वो उनसे कहता है कि हमारा बैंक अभी दिवालिया नहीं हुआ है, हमारे पास अभी कैश नहीं है लेकिन हमारे पास और भी पैसे हैं, आप थोड़ी देर इंतज़ार करिए, हम आपके पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जो भीड़ थी वो लोग ये बात मानने को एकदम रेडी ही नहीं है। वो लोग बस चिल्लाए जा रहे हैं, नहीं हमारे पैसे दो, हमारे पैसे दो, ये वो बस चिल्लाए जा रहे हैं सब लोग। फिर वो जो भीड़ थी वो लोग सब चिल्लाते चिल्लाते थक जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, पत्थर उठाते हैं और उस बैंक की तरफ मारने लगते हैं, जिसकी वजह से जो बैंक का दरवाजे का शीशा था वो फूट जाता है। फिर जैसे तैसे उस दिन तो वो सारे लोग अपने घर चले जाते हैं ये प्लान बना के कि हम लोग कल वापस आएंगे अपने पैसे लेने के लिए। फिर अगला दिन सुबह होता है और नाथू जो है वो वापस आता है झाड़ू लगाने के लिए, तो वो देख के एकदम हैरान हो जाता है, इतने सारे जो शीशे के टुकड़े थे और सब कुछ इतना बिखरा हुआ था सब कुछ एकदम। तो वो बहुत गुस्सा भी हो जाता है, परेशान हो जाता है कि मेरा सारा काम बढ़ गया, मुझे इतना सारा और झाड़ू लगाना पड़ेगा ये वो। तभी वहाँ से सीताराम गुजरता है और नाथू को देख के रुक जाता है। वो नाथू से कहता है कि क्या तुम तैयार हो अगले महीने की 1 तारीख से जॉब करने के लिए? मैंने तुम्हारे लिए एक नई जॉब ढूंढ दी है, और वैसे भी तुम्हें अब दूसरी जॉब तो करनी ही होगी क्योंकि ये बैंक तो अब बंद होने वाला है। तो नाथू कहता है बंद होने वाला है, वो कैसे? तो सीताराम कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं कि ये बैंक दिवालिया होने वाला है? अच्छा कोई नहीं, तुम थोड़ी देर इंतज़ार करो, अभी पूरे गाँव के लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे फिर से प्रोटेस्ट करेंगे, सब लोग फिर से चिल्लाएंगे ये वो। फिर सीताराम वहाँ से अपने साइकिल पे बैठ के चला जाता है। सीताराम का कोई भी बैंक अकाउंट नहीं था उस बैंक में।
फिर नाथू अपना झाड़ू वगैरह लगाता है और लगाने के बाद वहाँ पे वो बैठ जाता है और उस भीड़ के आने का इंतज़ार करने लगता है। फिर वो अपने आप में सोचता है कि किसने सोचा था कि ये बैंक दिवालिया हो जाएगा और ये हो कैसे गया आखिर। और फ्रेंड्स, यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो आप लोग ये बात अच्छे से समझ गए होंगे कि जो र्यूमर्स होते हैं, अफवाह होते हैं, वो कितनी तेज़ी से फैलते हैं और बिना सर पैर की बातें लोग अपने आप से मिला जुला करके बात को बढ़ा चढ़ा के एक दूसरे को बताते हैं और वो बात बहुत तेज़ी से फैल जाती है। एक आदमी से दूसरे आदमी तक, दूसरे आदमी से तीसरे आदमी तक, ऐसे करते करते वो बात क्या से क्या बन जाती है, उस बात का टोन सब कुछ एकदम बदल जाता है। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना अफवाहों में बिलीव करें और ना ही अफवाहों को बढ़ावा दें। अब इस स्टोरी के टाइटल की बात करें तो द बॉय हु ब्रोक द बैंक, मतलब एक लड़का जिसने एक बैंक तोड़ दिया या ख़त्म कर दिया। और मज़े की बात यह है कि उसे ये बात पता भी नहीं चला। तो आई होप अब आप लोग इस स्टोरी के टाइटल का मीनिंग अच्छे से समझ गए होंगे। और कैसे लगे ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और जो भी डाउट सजेशन कुछ भी हो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। एंड थैंक यू।